आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट। तो द थिंग विच आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से व्हाट हैपेंस इन द सर्किट, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is connected to a battery V and a slab of dielectric K is inserted between the plate. एक कैपेसिटर को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है and in that capacitor I am inserting a dielectric whose constant is K. I am inserting that dielectric in between those plates. तो क्या होना चाहिए पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सपोज लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फास्ट फॉर यू। ये कैपेसिटर है हमारा, ये हमारा V वोल्ट का सेल, ठीक, एंड दिस इज अवर कैपेसिटेंस C। ठीक, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई हैव दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद मी, आई हैव दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद मी whose dielectric constant is K, and it is inserted slowly and slowly in the upward direction, and it is inserted slowly and slowly in the upward direction। ध्यान से देखो, धीरे धीरे इनको स्लाइड करके कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम लोग ले जाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे, बिफोर कैपेसिटर वॉज फिल्ड विद द एयर एंड आफ्टरवर्ड्स capacitor is filled with the dielectric, in both the situations can you see the voltage V is constant throughout the session, है ना। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मेरे पास जो है टर्म V constant है। and if I talk about initial charge, I will say the initial charge was CV, and if I was asked final charge, then the final charge will be final capacitance, that is Kc into V, this will be the final charge। तो पहले ये चार्ज था, बाद में ये चार्ज है, तो कैन आई कमेंट दैट द चार्ज विच इज सप्लाइड बाय द बैटरी इज बेसिकली Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। ये कॉमन सेंस है एंड ये आप ऑलरेडी जानते भी हैं। ठीक है, द थिंग इज नाउ आई एम ओनली यूजिंग अल्फाबेट्स, आई एम नॉट यूजिंग नंबर्स। अगर मैं यहाँ नंबर ले लेता तो आपको ये चीज और भी आसानी से समझ में आ जाए, और मैं लूंगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ले भी लेंगे। नाउ द Q सप्लाइड बाय द बैटरी इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। ये तो हुई इतनी सी बात। नाउ इफ वी आर सपोज टू टेल फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, अगर मैं आपसे पूछ लूं फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, एज यू कैन सी द चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी, हेंस द वर्क डन विल बी Q इनटू V। तो जो Q है वो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल है, दैट इज CV into K minus 1 into V. So you can see it is CV square into K minus 1. This is the work done by battery. आप ध्यान से देखिए, this is the work done by battery. Now if anybody asks me what was the initial energy stored in the capacitor before the dielectric was inserted, तो आपका आंसर होता है half CV square, and everybody knows it, है ना। And once the dielectric is inserted, the final energy becomes half into Kc into V square. So can I say the change in energy is basically half CV square into K minus 1? ठीक, so these are something which we need to take care, we need to think about। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स, ध्यान से देखना। Then the total energy which is supplied by the battery, that is this one, is split into two parts। The first part goes in charging the capacitor, ध्यान से देखो, stored in the form of electrostatic potential energy, the first half, and the rest half is actually experienced during the insertion of this dielectric, that is the rest half is used in inserting the slab, that is work done by the field। आई बात समझ में। तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखी थी। नाउ द टर्म इज समवॉट डिफरेंट। पहले क्या होता था, CV स्क्वायर बैटरी का वर्क डन होता था, जिसमें से हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटर में स्टोर होता था एंड हाफ CV स्क्वायर हीट में चला जाता था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि इस वर्क डन में से हाफ जो है आपका कहाँ पे जा रहा है, आपका हाफ जो है कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जा रहा है ना, एंड रेस्ट हाफ आपका एक्सटर्नल फोर्स के अंदर, एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन में यूज हो जा रहा है। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्लिक होने के बाद मैं अब इसका एक नंबर वाला सवाल पिक करता हूं, ध्यान से आप देखिएगा, यहीं पे ड्रॉ करूंगा, इसी के नीचे आपको लिखना है, ये बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि यू हैव अ 4 वोल्ट बैटरी एंड यू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज C। ठीक, अ डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल्स टू 3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है,
अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आप फॉर्मूला को भूल जाएं, है ना। फॉर्मूला भूल के आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें जो प्रोसेस के थ्रू किया जाता है ना। कोशिश करके देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश हमेशा आपको करनी है ना। ध्यान से देखो, अब सुनना। बिफोर बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका कैपेसिटर है एंड ये आपका सेल है, ठीक है। ये 4 वोल्ट्स का है एंड C की वैल्यू 2 है, तो आप ध्यान से देखोगे तो प्लस Q एंड माइनस Q दो चार्जेस दोनों प्लेट्स पे आपको दिखेंगे एंड Q की वैल्यू CV होती है, तो आप अच्छी तरह जानते हो इट विल बी 8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्लैरिटी होगी आपको इस चीज की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आफ्टर इंसर्शन वंस यू इंसर्ट, यहाँ पे कैपेसिटेंस अपनी C ही है, यानी कि C की वैल्यू यानी कि 2 है। वंस इट इज इंसर्टेड द कैपेसिटेंस बिकम्स C डैश एंड बैटरी तो अपनी वही सेम टू सेम है, तो C dash is basically K into C and as you see there it is 6 microfarad. K की वैल्यू 3 है and C की वैल्यू 2 है, तो 6 microfarad. In fact the charge here will be Q dash and minus Q dash, plus का Q dash and minus का Q dash, तो Q dash will be C dash into V and it will be equals to 6 into 4 that is 24 माइक्रोकूलम, है ना, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी है। अब आप देखो ये V कांस्टेंट है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जो बैटरी के थ्रू V आपको मिल रहा है दैट इज कांस्टेंट एंड हेंस 6 into 4 दैट इज 24 माइक्रोकूलम विल बी द फाइनल चार्ज ओवर द कैपेसिटर। यानी कि मैं ऐसा सोच सकता हूं, इनिशियली द चार्ज वाज 8 एंड फाइनली द चार्ज बिकेम 24, सो नाउ यू कैन जज दैट ओनली 16 charge has flown from the battery from this stage to this stage. So I can say that work done by battery is equals to 16 microcoulomb, क्योंकि units नहीं भूलनी है, into V that is volt and it will be equals to 64 microjoule. This is our answer in this question, ठीक है। तो numbers के ऊपर भी आप इस सवाल को कर सकते हो, there is not a problem, you can always do like this, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर काफी डिटेल में एनालिसिस होती है एंड देयर आर 2 डिफरेंट केसेस व्हिच आर मेड फ्रॉम दिस सेक्शन। वो क्या क्या है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, ध्यान से देखिए आप। सेक्शन नंबर 1 दैट इज केस 1, आप इसको ऐसे देखें। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, यानी कि यही सेम सिचुएशन, जब हम बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं, मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको इसकी बेटर फील दे सकूं। पहले इसे नोट कर लें, मैं इसे इरेज कर दूं। केस नंबर 1 का डायग्राम है, ध्यान से देखना। कोई भी बैटरी है V, है ना, अगर बैटरी कनेक्टेड है और कनेक्टेड बैटरी में ही अगर आप डाइलेक्ट्रिक को अंदर इंसर्ट करते हो तो यू आर मेकिंग श्योर कि V नेवर चेंजेस। अगर बैटरी कनेक्टेड होते हुए आप किसी डाइलेक्ट्रिक को अंदर इंसर्ट करते हो तो यू आर मेकिंग श्योर कि उसका वोल्टेज चेंज ना हो, है ना। तो आई विल कमेंट ऑन V दैट V रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो आप समझ सकते होगे, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वंस द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, अगर डाइलेक्ट्रिक अंदर पहुंच गया है तो व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैं दोनों का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर देता हूँ, ये बिफोर ये आफ्टर हो गया, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। देखो आपकी इच्छा है, आप इसको टेबल को इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आई विल कमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन Q, I can see Q initial is CV and I can see Q final is equals to K into CV. Hence I will comment that Q increases. तो Q increases, तो मैंने arrow ऊपर कर दिया, hence Q increases. As you can see the value of K will be greater than 1, we know that. तो Q increases. Initially Q CV था इसके ऊपर, finally Q will be K CV. तो चार्ज बढ़ जाता है। When you are inserting dielectric when the battery is connected, तब V remains unchanged, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V remains unchanged. Let's talk about E, तो V सेम है ना and सेम, नो चेंज, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट E, तो E का जो फॉर्मूला होता है E इज बेसिकली डेल्टा V बाई डी। E इज बेसिकली व्हाट, डेल्टा V बाय डी, या फिर मैंने आपको याद होगा सिखाया था E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल बाय व्हाट, E नेट। मैंने आपको सिखाया था E नेट विल बी E एक्सटर्नल बाय K। तो आप अच्छी तरह जानते हो जो E यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
ई होगा, है ना। बट हम ये भी जानते हैं कि ई के हमारे पास दो फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से सोच के देखना, ई होता है आपका डेल्टा वी बाई डी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। आप ये फॉर्मूला भी जानते हो, है ना, आप ये फॉर्मूला भी जानते हो, एंड आप ये फॉर्मूला भी जानते हो, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है। तो आप इस चीज को भी समझ सकते हो कि यहाँ पे एप्सिलॉन भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे चार्ज भी चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, चार्ज चेंज हो रहा है, तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वेरी कर रहे हैं। तो ई पे कमेंट कर पाना इस फॉर्मूले से थोड़ा टफ है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस, बट इफ आई विल कंपेयर ई विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, then I can see d is not changing and even delta v is not changing, hence I can say that e is also same and same here। ठीक, तो थोड़ा सा डिस्कशन इस पे बढ़ा दें, है ना। इसके बारे में आप सोचें, जब मैं e की वैल्यू लिखूंगा तो इट विल बी q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट यहाँ के लिए। जब मैं e की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो q की जगह आप cv लिखोगे, यहाँ पे मैं k टाइम्स ऑफ q लिखूंगा और नीचे में लिखूंगा a इंटू, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं एप्सिलॉन m लिखूंगा, m की जगह k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन आई विल गेट द सेम टर्म। तो हेंस आई कैन से कि e विल रिमेन सेम, है ना। इससे भी वही आ जाता है, इससे भी वही आ जाता है। नेक्स्ट आई विल कमेंट ऑन द कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस इज c will increase because initially capacitance is epsilon naught a by d, then finally capacitance becomes k epsilon naught a by d, hence you can see capacitance has increased. Third is energy. Now if I am talking about energy, that is you must understand this fact that which formula must be used, half cv square q square by 2c or whatever। तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना चाहिए जो कांस्टेंट जिसमें मैं यूज कर सकूं। बिकॉज यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर यानी कि वी कांस्टेंट दे रखा है, तो इनिशियली मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, एंड बिकॉज आई नीड टू कंपेयर दिस एनर्जी विद दिस वन, तो इट विल बी इजी इफ आई यूज दिस फॉर्मूला। तो हाफ इंटू के सी, बिकॉज सी की जगह मुझे के सी यूज करना है, इंटू वी स्क्वायर कॉमन। तो आप ध्यान से देखोगे द एनर्जी हैज इंक्रीज, so you will increase। So this is how you have to draw the table। The more beautiful the table will look, and do write the explanation with each point, because then only you will be able to memorize this thing for a longer period of time, है ना। तो make this beautiful in your notes, एंड इसको लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको जो है मुझे फोटो क्लिक करके भेजना है, सो दैट आई कैन सी कि हाउ वेल यू आर एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस इज व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूं, यानी कि अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो आई विल इरेज दिस पार्ट, ठीक है। नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी के डिस्कनेक्ट होने का मतलब समझ रहे हैं, अगर यहाँ बैटरी थी एंड बैटरी ने इसको चार्ज दे दिया था प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, अब ये जो चार्ज है ये इतना ही रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम क्या होता है, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो, वोल्टेज गिरे, तो तुरंत बैटरी बाहर से जो है वोल्टेज उतना ही सप्लाई कर देता है, या फिर मैं बोलूं बैटरी चार्ज उतना ही सप्लाई कर देता है, फिर वो चार्ज वोल्टेज को उतना बढ़ा देता है। बट अगर बैटरी रहेगा ही नहीं, बैटरी रहेगा ही नहीं अगर, तो चार्ज कोई सप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तो चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, ऐसा कह सकता हूं ना। तो जब कभी भी बैटरी नहीं होती, यानी कि व्हेन बैटरी इज नॉट देयर, इट यू कैन से इट इज डिस्कनेक्टेड, देन charge remains constant, that's why I have kept that q constant in the bracket। so this is before situation and this is after situation, so I will write same and same, है ना। तो no change या फिर unchanged आप कुछ भी लिख सकते हो। now next is we will talk about potential। we will talk about potential। अब आप अच्छी तरह जानते हो that potential का जो फॉर्मूला होता है ना, v is equals to q by c होता है। now I very well understand this fact that q is constant, so I can comment that v is inversely proportional to c। तो अल्टीमेटली मुझे सिर्फ ये देखना है कि c के साथ में क्या हो रहा है, c बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है c के साथ, मुझे ये देखना है। तो मैं c वाला पॉइंट पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप अच्छी तरह जानते हो कैपेसिटेंस इनिशियली c इनिशियल एप्सिलॉन नॉट a by d था, और इसमें कोई दो राहे है ही नहीं, वही था। बट लेटर ऑन वंस यू इंसर्टेड, तो इट बिकेम k epsilon naught a by d, यानी कि it got increased। तो as I can see the c got increased, hence the potential difference will decrease, ठीक है। तो because
C increases, तो I will comment that V decreases. हाँ कि ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिकॉज C increases, V will decrease, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट E। E की बात करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं E की। एज यू नो दैट V इज डिक्रीजिंग, आपका अगर V डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली E is going to decrease as well, ठीक है। तो as V decreases, E also decreases, ठीक है। In fact, if you want to go with this term Q upon A epsilon naught, even then you can go like this: E initially will be Q upon A epsilon naught, E finally will be Q remains same, but here below it will be A K epsilon naught. So you can check that final E is smaller than initial E. Hence, I will comment E is decreasing. I will comment C is increasing, and I will comment V is decreasing, but Q is same. Now, let's talk about U. Now, in case of U, I will be using Q square upon 2C. The reason is Q is constant here. That's why. So, U final will be Q square upon 2kc because capacitance has increased. So, you can easily check the final energy is got smaller. Hence, I can say energy is also decreased. So it justifies each and everything why we have written everything like that. So this is the table when battery is disconnected. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। This is something about more about dielectric which you must remember, ठीक है। कुछ important बातें थी, खास बातें थी, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। नाउ come on this particular problem. This is our second problem, I guess, ठीक है। तो in this problem there are two capacitors which are connected in series as visible to you, but in the another capacitor I am inserting a dielectric as visible to you, ठीक है। तो I am inserting a dielectric in another capacitor. You have to compute or you have to find out what is the work done by battery in this situation, ठीक है। एंड आई वॉन्ट कि आप सभी लोग जो है इसको ट्राई करें। इट इज वेरी मच नीडेड, प्लीज ट्राई टू डू, ट्राई कीजिए। लेट्स डू दिस। जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक का कोई सवाल करना हो ना, पहले बिफोर का डायग्राम बना लो। तो बिकॉज दोनों कैपेसिटर जो है सीरीज में है, तो C/2 इनका कैपेसिटेंस होगा, है ना, एंड वोल्टेज V है, तो इनिशियल चार्ज हो जाएगा इनका CV/2, यानी कि इस प्लेट पे CV/2 प्लस का, इन इस पे CV/2 माइनस का। जस्ट लाइक दैट, ठीक। After I will write C and this is Kc, right? And a battery is connected like this. So C equivalent will be Kc square upon Kc plus C. So it will be Kc upon K plus 1, like this. This will be C equivalent, and final charge Q final will be K CV upon K plus 1. This will be the final charge. Now, if the final charge accumulated on, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल कैपेसिटर बना लूं, या फिर उन दोनों का इंडिविजुअल, है ना, ये KCV upon K plus 1, इसका मतलब ये हुआ this much charge is there on the plates. Now, if I want to calculate the work done by battery, then I need to find out the charge flown into potential of the battery. Now Q, small q is basically Q final minus Q initial into V. This is what we have to do always. So I can take the value from there, KCV upon K plus 1 minus CV by 2 bracket into V. CV आप ध्यान से देखो कॉमन निकल रहा है, तो CV स्क्वायर बन जाएगा, एंड इनसाइड इट विल बी K अपॉन K plus 1 माइनस हाफ, ठीक है। अब आप बस इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिए एंड दिस विल बी अवर आंसर। तो मुझे दिख रहा है 2K माइनस K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1, है ना, और 2 मैंने बाहर निकाल दिया है, तो इट विल बी K माइनस 1 अपवर्ड, है ना। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द बैटरी, एंड यू कैन सी वर्क डन बाय द बैटरी इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा। इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो आस्क द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स एंड द फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स। तो सवाल तो भाई पुराने ही है, बस फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ जा रहा है कि आफ्टर इंसर्शन कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज and hence the capacity to store the charge also increases. तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। Now let's do this question number 3. ऐसा जो सवाल होता है इस तरीके का, डेफिनेटली इसमें जरूरी नहीं कि वो K इक्विवेलेंट ही आपसे पूछें हर बार। मैंने आपको K इक्विवेलेंट पूछा है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट दे ऑलवेज आस्क यू दिस K इक्विवेलेंट। दे मे आस्क अ C इक्विवेलेंट आल्सो, है ना।
तो in order to get to the C equivalent, we must know and we must understand what is the ideal value of C for them. ठीक है, what is the ideal value of C for them. Suppose वो C काउंट करते हैं अगर epsilon naught A upon D को, if their value of ideal capacitor is C equals to epsilon naught A by D, then I cannot call this capacitor individually as an ideal capacitor because the D is D by 2 for this capacitor. Even the area is A, but then the value of D is D by 2. So in such situations we have to change the value of C depending on the dimensions. ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको. Let's suppose the ideal value of the capacitor is C, that is epsilon naught A by D generally, which is always present. तो जो पहला, सबसे पहले तो आपको जो ट्रिक सिखाई थी उस ट्रिक को लगाता हूं मैं. द ट्रिक वाज कीप द कैपेसिटर्स लाइक दिस, ऐसे पहले सिंगल कैपेसिटर, फिर यहाँ से दो कैपेसिटर में ब्रेक करना है. कई बच्चों के मन में एकदम ये ख्याल आ सकता है कि सर कैसे फील इस चीज की लेके आए कि इसी जगह पे जो है आपने इनको दो बार दो जगह में स्प्लिट किया. तो बच्चे आप ऐसे सोचना, देखो इस कैपेसिटर के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पक्की बात है ना. इस कैपेसिटर में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल गिरता है, ड्रॉप होता है. तो मान लो अगर यहाँ पे सपोज 10 वोल्ट है तो यहाँ पक्की बात है सपोज 4 वोल्ट अगर आ गया तो मैं कह सकता हूँ 6 वोल्ट ड्रॉप हो गए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इसके अंदर प्रेजेंट है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी भी ऐसे ही जाती है 10-4 डेल्टा वी अपॉन ये जो भी डिस्टेंस दे देंगे हम आपको, सपोज 2 दे दी मैंने तो आपको पता चल जाएगा 6/2 ओहो 3 न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. ऐसे ही किया जाता है. हालांकि हम इतने नंबर में नहीं जा रहे, मेरा सिर्फ नंबर देने का मीनिंग ये था कि 10 से अगर 4 आ रहा है तो मैं कहूंगा इस प्लेट के ऊपर हर जगह पे 4 वोल्ट है. तो अगर ये पूरी की पूरी सरफेस सेम पोटेंशियल की है तो इसीलिए अगर ये पॉइंट 4 वोल्ट है ना तो ये पॉइंट भी 4 वोल्ट होगा, ये पॉइंट भी 4 वोल्ट होगा, ये भी 4 होगा. तो इससे मुझे पता चलता है कि अगर यहाँ 4 है और बाय चांस यहाँ 0 है तो ऊपर और नीचे दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब होता है? सिर्फ पैरेलल में होता है. इससे मुझे जो है इस चीज का एहसास होता है, इस चीज की फीलिंग आती है कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें. तो आप लोग भी ऐसे ही सोचना, जब कभी भी आपको लगे कंफ्यूजन लगे तो इसी तरीके से सोचना. अब आइडियल कैपेसिटर जो है हमारे लिए वो है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. और इस वाले कैपेसिटर की जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो D/2 है, बट एरिया कैपिटल A है. तो ये जो कैपेसिटर है इसको C1 बोलता हूं मैं. तो C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2. तो ये ऊपर गया, ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ C इंटू K1 भी करना पड़ेगा क्योंकि इनका एप्सिलॉन M K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट है. तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसकी वैल्यू हो गई 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D. ऐसे लिख सकता हूँ, ये C1 की वैल्यू हो गई. इसी तरीके से C2 की वैल्यू हो जाएगी K2. अब ध्यान से देखना, इसका D भी D/2 है, A भी A/2 है, तो वो 2 कैंसिल हो जाएंगे. कैसे? ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सिमिलरली C3 K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं. अब चलो आगे बढ़ाई जाए फिल्म. यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो C1 आपको पता ही है, ठीक. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके जो कैपेसिटेंस आएगी वो पक्की बात है C2 प्लस C3 आएगी. ये आप ऑलरेडी जानते ही हो, पैरेलल में सीरीज का फॉर्मूला यहाँ लगता है. एंड इन दोनों को सॉल्व करके जो C इक्विवेलेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा C1 इंटू C2 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3. इसे सॉल्व कर लेंगे हम. तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा देखते हैं. C इक्विवेलेंट C1 की वैल्यू मैंने डाली 2K1, या फिर एक बहुत अच्छा रास्ता जो अपन अपना सकते हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में हमें करना चाहिए, वो होता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1. नहीं, तो 1 upon C1 is D upon 2K1 epsilon naught A plus 1 upon C2 plus C3. So that will be D upon epsilon naught A K2 plus K3. ध्यान से देखो और सोच के जवाब दो. और अगर मान लो मुझे इसको एक आइडियल ये D थिकनेस का C इक्विवेलेंट बनाना है, इसका K इक्विवेलेंट है और ये एरिया A है. तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं इसको इक्विवेलेंट करूंगा किसके? K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से, है ना. तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी
के इक्विवेलेंट नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब आप ध्यान से देखो, जो चीज कॉमन आ रही है वो हटा दो, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2k1 प्लस 1/k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट। यहाँ तक तो आप सी इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर सकते थे, ध्यान से देखिए। तो अगर आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा जाता है तो इस स्टेप तक आपका काम हो गया है, बट अगर आपसे के इक्विवेलेंट पूछा जाता है तो ये एक स्टेप नीचे और आना पड़ेगा। Now you can take the LCM and you can calculate K equivalent of this question also. तो इस तरीके से जो है आप आगे भी बढ़ सकते हैं एंड K equivalent भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सवाल है मिक्स वाला, जिसमें सीरीज और पैरेलल डाइलेक्ट्रिक का दोनों मिक्स हो गया। ठीक, फिर इसके बाद मैं चलता हूँ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पे। ठीक है, तो रेडी हो जाए फटाफट। चलिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसे भी देख ही लेते हैं आखिर क्या है इसका माजरा, ऐसी क्या बात है इसमें कि हमें ये दुख दे गया। देखें, अगर मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर की टेढ़ी हो गई लाइन, अगर ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो ये है ना, ये इसकी एक्सिस है, ध्यान से देखो, देखिए, है ना। और इसका अगर सेंटर ये है तो ये जो रेडियस है इसको आप ए ले लो या फिर कुछ भी ले लो, R1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के देखो, अगर इस सिलेंडर के ऊपर मैंने कोई भी चार्ज दिया, अगर इस सिलेंडर के ऊपर मैंने कोई भी चार्ज दिया, तो क्या आप अच्छी तरह जानते हो, हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, कि उससे सिलेंडर की सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ जाएगा, उसकी सरफेस से ओरिजिनेट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इस तरीके से इनफाइनाइट तक यूं, और वो हर तरफ जाएगा, वो आपकी तरफ भी आ रहा होगा बाहर यूं, है ना, हर तरफ जाएगा। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है भाई, कैपेसिटर का काम होता है, कैपेसिटर को अफसोस होता है कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये वेस्ट हो रहा है, मैं बचा नहीं पा रहा। तो कैपेसिटर क्या कहता है, कैपेसिटर कहता है कि अगर यहाँ से फील्ड बाहर जा रहा है तो इसके बाहर में एक और बाउंड्री बना दो, क्या बना दो, एक और बाउंड्री बना दो। तो हमने वही बनाया, एक और बड़ा सिलेंडर जिसका रेडियस थोड़ा और बड़ा हो, सपोज बी हो, इसके बाहर बना दिया, एक मिनट, है ना, तो इसके बाहर एक और बड़ा सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अब क्या होने लगा, जैसे ही बाहर अगला सिलेंडर बना दिया, तो अगर आपने इस वाले सिलेंडर पे प्लस का लैम्डा चार्ज रखा तो अगले वाले पे माइनस का लैम्डा डेवलप हो गया, अंदर की तरफ इंड्यूस हो गया, फिर बाहर से आपने अर्थ कर दिया। तो इससे हुआ क्या, बाहर का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, अब वो सारा का सारा गायब हो गया दोनों तरफ से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा जो भी फील्ड है अब वो कहाँ एग्जिस्ट कर गया, सिर्फ इन दोनों सिलेंडर्स के बीच। तो अब जो एनर्जी है वो क्या हो गई, कन्फाइंड हो गई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी क्या हो गई है, कन्फाइंड हो गई है, एनर्जी इज कन्फाइंड नाउ। भूल गए, यही तो कंसेप्ट था तो कैपेसिटर का। तो एनर्जी इज कन्फाइंड नाउ, नाउ एनर्जी इज नॉट स्कैटर्ड, नॉट बाइफोगेटेड, नॉट वेस्टिंग। जैसे क्या होता है, जब मैं पढ़ रहा हूँ, सपोज आई एम स्टडिंग समथिंग, है ना, तो हमारा ध्यान कैसे भटकता है कि कुछ फलाना किसी पुराने क्वेश्चन का ख्याल आ गया, किसी बाहर टीवी सीरियल चल रहा है, किसी उसकी आवाज आ गई, खाना बन रहा है, खाने की खुशबू आ गई, घंटी बजी, डोरबेल, किसी की आवाज आ गई, पड़ोस में आपका कोई दोस्त बातचीत कर रहा है बाहर कॉलोनी में, उसकी आवाज आ गई। तो ये सारी चीजें जो होती है, इसका मतलब क्या है, आपका अटेंशन बाइफरगेटेड है, हर तरफ बिखरा हुआ है। अगर मेरा अटेंशन बाइफरगेटेड रहेगा तो आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि मेरी एफिशिएंसी घट गई। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ होता है, हर कंडक्टर के साथ होता है। अगर आपने कंडक्टर को चार्ज दिया है और आप चाहते हो कि वो मेरा काम अच्छी तरह करे, 100% करे, तो आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि उसकी एनर्जी कन्फाइंड रखने के लिए उसको कन्फाइंड जोन देना पड़ेगा। आपको एक सेपरेट कमरे में बैठना पड़ेगा, ऐसे कमरे में बैठना पड़ेगा जहां आवाजें, खुशबू और ये सारी चीजें ना पहुंचे। जब आपको कन्फाइन किया जाएगा तभी आपका कंसंट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये लॉजिक होता है ना। तो वही लॉजिक हम कैपेसिटर में भी यहाँ पे लेके आते हैं। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटीज डेवलप होती है। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, अब डेवलप हो गई। अब इसका कैपेसिटेंस चाहिए मुझे, तो कैपेसिटेंस का तो एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और इनफैक्ट Q की जगह मतलब V की जगह मैंने आपको कहा है हमेशा डेल्टा V लिया करो, तो Q अपॉन डेल्टा V। अब स्फीयर के केस में आपने डेल्टा V निकाला था, मैंने आपको निकालना सिखाया था, है ना। पहले अंदर वाले स्फीयर पे डेल्टा V लिखेंगे, फिर मतलब अंदर वाले स्फीयर पे V लिखेंगे, फिर बाहर वाले स्फीयर पे V लिखेंगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा V मिल जाएगा। एंड फिर उसके बाद Q अपॉन डेल्टा V कर देंगे आप।
अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे डेल्टा वी लिखने की कोशिश कीजिए तो कैसे लिखेंगे आप सोच के देखिए। अब अगर मैं सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा दूं यहाँ, ठीक, अगर मैं सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा दूं तो मुझे जो टॉप व्यू मिलेगा वो ध्यान से देखो, इस सिलेंडर का वो क्या मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अच्छा, आपने शायद अगर नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ लैम्डा लिखा है और यहाँ माइनस लैम्डा लिखा है, यहाँ प्लस लैम्डा और वहां माइनस लैम्डा। तो लैम्डा एक्चुअली इसलिए लिया है क्योंकि जो सिलेंडर्स होते हैं, है ना, सिलेंडर बेसिकली आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, सिलेंडर एक तरीके का वायर ही है, वायर, है ना। वायर बहुत लंबे होते हैं बच्चों, तो क्योंकि वायर लंबे होते हैं ना, तो इनफाइनाइट लेंथ के भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हैं बात को। तो इसीलिए इनकी लेंथ डिक्लेयर नहीं की जाती, इसीलिए इनकी लेंथ डिक्लेयर नहीं की जाती। जैसे मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं आपको, सोचो दिवाली में मुझे लाइट परचेज करनी है, कौन सी लाइट, सीरीज लाइट, घर सजाने के लिए। क्या आप सभी को लगता है हर घर में हर रूम की डायमेंशन अलग अलग होती होगी, एवरी रूम हैज इट्स ओन डायमेंशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार हर किसी के घर में 1 किलोमीटर की लाइट लगेगी, तो कंपनी घर से 1 किलोमीटर की लाइट मैन्युफैक्चर करके कंपनी बाहर दुकानों पे, शॉप्स पे आउट कर दे, फिर शॉप्स पे, हर शॉप पे 1 किलोमीटर की ही लाइट मिले। किसी को हो सकता है आधा किलोमीटर की लाइट चाहिए हो, किसी को हो सकता है सिर्फ 200 मीटर की लाइट चाहिए हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कंपनी एक रोल बना के इनफाइनाइटली लेंथ का, मतलब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हालांकि 5-6 किलोमीटर का रोल बना के पूरा शॉपकीपर को दे देती है। शॉपकीपर के पास लोग आते हैं, पूछते हैं कि सर मुझे फलाना 10 मीटर, मुझे प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की लाइट चाहिए, मतलब लेंथ की लाइट चाहिए, आप मुझे सिर्फ उस रोल में से उतना कट करके दे दो, तो वो लोग ले जाते हैं। तो इसी तरीके से जो एक कैपेसिटर है आपका, विच इज एक्चुअली सिलिंड्रिकल पाइप, इस तरीके का कोई पाइप हो सकता है। तो अगर किसी की डिमांड है कि मुझे ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैं ज्यादा पाइप काट के दे दूंगा उसको हाथ में, ले जाओ भाई लगा लो। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली जो लेंथ होती है, इट वेरीज, इट डिपेंड्स, इसीलिए डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग जो है इसको आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी which says that lambda is equals to charge per unit length, है ना। तो let me say this length is L, सपोज कीजिए इसकी लेंथ जो है L है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, C is equals to Q by delta V पे बात कर रहे हैं हम। I can write Q is equals to lambda into L if I have decided the length as L, है ना। तो जो चार्ज जो होगा on the outer surface of one cylinder, चाहे वो बाहर, ये याद रखना ये टॉप व्यू है, ये सिलेंडर अंदर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो जो बाहर की सरफेसेस पे जो चार्ज है उसके पास वो कितना है, लैम्डा इंटू एल। देन अब आता हूं मैं डेल्टा वी पे। डेल्टा वी की रिसर्च बहुत जरूरी है और ये बच्चों आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कैपेसिटी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सीखा हुआ है हमने। डेल्टा वी इज बेसिकली माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स, इफ यू रिमेम्बर इट, है ना। तो बेसिकली डेल्टा वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स, बार बार ये फॉर्मूला आता है एंड बार बार आपको लगा के सिखाया जाता है, बट द थिंग इज जब ये खुद से करने को आता है तो हम लोग रुक जाते हैं, है ना, हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये ऐसा ना हो, आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है ना, और सवाल ढूंढ के करिए जितने मिल सके, है ना। तो मैंने क्या किया, डेल्टा वी, अब देखो डेल्टा वी निकालना है तो माइनस रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करता हूं, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, कैसे, अब ध्यान से देखना, अगर आपको याद दिलाऊं, एक इनफाइनाइट वायर का जो फील्ड था किसी भी एक्स डिस्टेंस दूर पे, तो वो था 2k लैम्डा बाय एक्स। याद आ रहा है तुम्हें, याद आ रहा है, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 2k लैम्डा बाय एक्स। तो कहीं ना कहीं क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है ना। तो ये तो पता चल रहा है ना आपको कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। आप तो सिर्फ इतना सोचो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो मैं भी यहाँ पे, मुझे कहां से कहां तक मूव करना है, ए से लेकर बी तक जाना है, तो मैं बीच की कोई एक रैंडम जगह मान लेता हूं, यहाँ एक्स डिस्टेंस पे मैं गया यहाँ पे, और एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक लोकेशन मान ली, एंड एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स का सर्कल न्यू ड्रॉ कर लिया। ये छोटी सी जो थिकनेस है ये dx। अब आपने इतना सा यहाँ पे जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, उसी के लिए आपको ये dv बाई dx लगाना होता है। तो इतनी छोटी सी ये जो थिकनेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv बाई dx।
तो ये dx जो है ये वो वाला है। अब dv ये मुझे निकालना है, इज इक्वल टू इंटीग्रल e डॉट dx, यही मैं करने जा रहा हूं। तो ये e इस जगह का जो होगा वो होगा 2k लैम्डा बाय x, 2k लैम्डा बाय x, और dx तो है ही सही। माइनस में क्यों हटा रहा हूं मैंने आपको फिर समझा दिया। चाहे मैं v फाइनल माइनस v इनिशियल यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करूं, चाहे इनिशियल माइनस फाइनल करूं, बात तो एक ही है। चेंज इन पोटेंशियल ही तो कंसीडर किया जाएगा वो। तो अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, a से लेकर b तक करना है। तो डेल्टा v की जो वैल्यू आएगी 2k लैम्डा में बाहर कॉमन निकाल देता हूं। इंटीग्रल में 1/x dx ln x होता है, एंड a से b इसकी लिमिट लगेगी। तो आप ध्यान से देखो 2k लैम्डा मैं इधर लिख के dx अपॉन x, ये a से b इसकी वैल्यू ln x होती है। तो डेल्टा v कैन बी रिटन एज 2k लैम्डा, लैम्डा को मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख लेता हूं, अगर आपकी इच्छा है तो सिर्फ ln b अपॉन a आई कैन राइट लाइक दिस, है ना, ln b अपॉन a आई कैन राइट लाइक दिस। नाउ द वैल्यू ऑफ c कैन बी रिटन एज लैम्डा l अपॉन, है ना। अब देखो इधर भी लैम्डा लिखा है अपन ने, तो बेटर होगा कि यहाँ भी मैं लैम्डा ही चलने दूं तो ज्यादा बेटर है, कैंसिल भी हो रहा है। 2k लैम्डा ln b अपॉन a, लैम्डा ने लैम्डा को कैंसिल आउट कर दिया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाइंग में आ रही है, जबकि मैंने आपको बोला कि कैपेसिटर्स इनफाइनाइट लेंथ के भी हो सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज दैट यू गिव द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो c पर यूनिट लेंथ will be equals to, I can say 1/2k ln b by a। ध्यान से इस प्रूफ को यहां तक आप सभी से बोलूंगा स्टडी कीजिए, एक बार ध्यान से देखिए सिर्फ, ठीक है। लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या कहना चाह रहा है, चेक इट आउट। समटाइम्स हम लोग k की वैल्यू जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। वी कैन इंसर्ट द वैल्यू ऑफ k इवन, एंड देन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर मैंने k की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी है तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a, एंड यहाँ पे नीचे जो 2 था उसको 2 से कैंसिल करके तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a। आई कैन कीप द क्वेश्चन लाइक दिस।